हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग और सभी का सत श्री अकाल है। सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। हमारे जो है वो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी जिले मैंने जितने भी करवा दिए अभी तक, जो वो मैंने 30 वीडियो जो है वो ले लिए हैं। तो 30 वीडियो जो है उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो आप वहाँ से जो है वो पूरी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जो वो सारे जिलों के जो है वो देख लेना और उससे जो वो नोट्स बना लेना। और अब हम नेक्स्ट जो है वो अगला डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आज हम जो वो किस जिले के बारे में बात करने वाले हैं, तो जयपुर ग्रामीण के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं हम कि जयपुर ग्रामीण में जो क्या क्या अच्छे अच्छे फैक्ट्स आ जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई जॉब का नोटिफिकेशन होता है या फिर किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन होता है, वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप सबसे पहले जो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करते हैं जयपुर ग्रामीण के बारे में, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे जयपुर ग्रामीण जिले के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि इसकी जो है वो घोषणा कब हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घोषणा कब की गई थी, यानी कि जिले बनाने की घोषणा कब की गई थी। तो घोषणा करी गई थी 17 मार्च 2023 को जो है वो जिले बनाने की घोषणा की गई थी। अब नेक्स्ट आता है कि मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब मिली थी। तो 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अधिसूचना कब जारी हुई थी। अधिसूचना जारी कब हुई थी। तो अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त। सभी जो है वो नोट्स बना लेना। 2023 को जो वो अधिसूचना जारी हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अधिसूचना जो वो लागू कब हो गई थी, या सभी जिले जो आते हैं उनका स्थापना दिवस कब से मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस, तो अधिसूचना लागू हो गई थी और सबका स्थापना दिवस जो होता है वो 7 अगस्त 2023 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण जिला जयपुर संभाग में आता है। अब राजस्थान के जयपुर संभाग में आने वाले जिले, राजस्थान के जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो एक तो जो आता है वो जयपुर आता है, जयपुर ग्रामीण, दूदू जो जयपुर से विभाजित होकर बना था, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, एक आता है दौसा और एक आता है अलवर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जयपुर ग्रामीण जिला, जयपुर को विभाजित करके बनाया गया था। यानी कि जो कंफ्यूजन आपके माइंड में है कि जयपुर ग्रामीण जिला जो आता है वो किस जिले को विभाजित करके बनाया गया था, तो एक जिला आता है जयपुर को विभाजित करके जो है वो जयपुर ग्रामीण जिला बनाया गया था। इसमें एक जो है वो जयपुर रखा गया था और एक जो है वो जयपुर ग्रामीण। तो अब जो है वो कैसे, ये कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे जो है वो ये जो है वो हमारा जयपुर ग्रामीण है, ठीक है, जयपुर ग्रामीण। और अगर हम जयपुर की बात करें तो यहां से जो है वो जयपुर आ जाता है। तो जयपुर ग्रामीण जयपुर के चारों तरफ सीमा बनाता है। यानी कि जो जयपुर जिला जो आता है उसको विभाजित करके जयपुर ग्रामीण जिला बनाया गया था। अब जयपुर ग्रामीण जो आता है वो इधर आता है और इसके बीच में जो हिस्सा आता है वो जयपुर का आता है। तो जयपुर ग्रामीण जो है वो जयपुर के चारों तरफ सीमा कौन बनाएगा, तो जयपुर ग्रामीण बनाएगा। किसके साथ में, तो जयपुर के
राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अब 10 जिले कौन से आते हैं? तो एक तो जो आता है वो दूदू से करेगा ही, एक जो आता है वो नीम का थाना जिला जो है वो किस से विभाजित होकर बना था? तो सीकर। इसके साथ में जो वो अलवर, कोटपुतली, बहरोड़, दौसा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीडवाना, कुचामन। और ये जो डीडवाना कुचामन जिला जो आता है वो नागौर जिले से विभाजित होकर बना था। तो इसके साथ में जो वो सीकर से विभाजित होकर जो वो नीम का थाना बना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके साथ में जो है वो अजमेर जिला जो है वो जरूर सीमा साझा करता है। एक तो जो है वो जयपुर के जो वो चारों तरफ ये सीमा साझा करता है, तो जयपुर आ जाएगा, और एक जो है वो अजमेर के साथ में ये सीमा साझा करता है। और ये जो डीडवाना व कुचामन जो आता है इसका छोटा सा पार्ट आता है नावा तहसील। नावा तहसील जो है वो सीमा साझा करती है। यानी कि डीडवाना कुचामन जिला जो आता है इसका थोड़ा सा पार्ट आता है, थोड़ा सा कौन सा पार्ट आता है? तो कौन सा आता है? तो वो नावा जो आता है वो जयपुर ग्रामीण के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट अगर हम 10वें के बारे में बात करें तो टोंक डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो भी जो है वो जयपुर जिले के साथ में सीमा साझा करता है। यानी कि जयपुर ग्रामीण आप समझ जाना, क्योंकि जयपुर नाम आ रहा है बार बार। तो हम अगर बात कर रहे थे कि जो जयपुर ग्रामीण जिला जो आता है वो किस जिले को विभाजित करके जो है वो इसका निर्माण या इसका गठन किया गया था? तो जयपुर जिले को विभाजित करके इसका गठन किया गया था। जयपुर जो आता है वो इसके चारों तरफ जो सीमा साझा करता है वो जयपुर ग्रामीण जिला करता है। किसके चारों तरफ? तो जयपुर के साथ में। तो जयपुर ग्रामीण जिला राजस्थान के कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है? तो राजस्थान के 10 जिलों के साथ में ये सीमा साझा करता है। 10 जिलों में जो आता है वो नीम का थाना के बाद में कोटपुतली बहरोड़ के बाद में अलवर के बाद में टोंक के बाद में दौसा के बाद में दुदू के बाद में अजमेर के बाद में डीडवाना कुचामन के बाद में सिक्कर, और सिक्कर के साथ में जो है ये डीडवाना कुचामन की नावा तहसील जो है उसके साथ में सीमा साझा करता है। तो आपको जो है ये फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण जिले की सीमा किन किन जिलों के साथ में लगती है आप सभी याद रख लेना। और दूदू जिला जो आता है वो जयपुर से विभाजित करके दूदू जिला नया जिला बनाया गया था। नीम का थाना जिला जो आता है वो सीकर को विभाजित करके बनाया गया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोटपुतली बहरोड़ जो आता है वो अलवर को और जयपुर को विभाजित करके बनाया गया था। डीडवाना कुचामन नागौर को विभाजित करके बनाया गया था। डीडवाना कुचामन की नावा तहसील जो आती है वो जयपुर जिले के जयपुर ग्रामीण के साथ में सीमा साझा करती है। और जयपुर जो आता है उसके तो चारों तरफ जो है वो जयपुर ग्रामीण सीमा बनाता ही है, तो इसीलिए जयपुर भी जो है इसके साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आता है कि अजमेर भी इसके साथ में सीमा साझा करता है। अजमेर से विभाजित होकर जो वो राजस्थान के 2 जिले बने थे, ब्यावर और केकड़ी बने थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टोंक डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो भी जयपुर ग्रामीण के साथ में सीमा साझा करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये अभी जितने भी फैक्ट्स जो है वो आप सारे कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो को बीच में रोक कर ये सारे फैक्ट्स लिख लिया करो। जैसे ही मैं जो है वो यानी कि मेन यही है कि आपको जो ये सारे नोट्स बनाने हैं, यानी कि आपको नोट्स जो है वो अपने हाथों से कॉपी में बनाने हैं, अच्छे से बना लेना। मैं जैसे ही बोर्ड से हटते जो है वो आप बीच में वीडियो रोकना, स्किप करना और बीच में रोक कर और फिर जो है वो आप इसमें नोट्स बना लेना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये मैं साफ कर दूंगी, यानी कि उधर वाले जब मैं उधर लिखूँ तो इधर वाले जो है वो आप नोट्स बना लेना, और जब उधर साफ करूँ तो इधर वाले बना लेना, ठीक है। अब हम जो है वो इसके कुछ उपखंड और तहसीलों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो जयपुर ग्रामीण जिला जो आता है उसके बारे में कुछ उपखंड और तहसील देखेंगे। कुछ क्या इसमें जो वो बहुत ज़्यादा उपखंड आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तहसील आती है। अब हम देखते हैं कि उपखंड, इसमें उपखंड कितने आते हैं? तो इसमें 13 जो वो उपखंड आते हैं। और नेक्स्ट आता है कि इसमें तहसील कितने आते हैं? तो इसमें 18 जो है वो तहसील आती हैं। देखो जयपुर ग्रामीण में उपखंड कितने आते हैं? 13 आते हैं। तहसील कितने आती है? 18 आती है। अब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले जो उपखंड जो आता है वो जयपुर आता है, यानी कि पहला उपखंड जो आता है वो जयपुर आता है। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स समझाऊंगी कि आपको जो जयपुर ग्रामीण और जयपुर के मध्य जो कन्फ्यूजन जो था वो साफ हो जाए, यानी कि आपको जो वो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। इसलिए जो है वो अच्छे तरीके से मैं आपको तहसील और उपखंड जो है वो इनसे ही समझा दूंगी। नगर निगम व
ग्रेटर हेरिटेज के भाग को छोड़कर शेष अतिरिक्त भाग जो आ जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तीनों फैक्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। और एक आमेर में एक तहसील और आ जाती है जिसका नाम जालसू आता है, जालसू तहसील। ठीक है, यानी कि आमेर में एक तहसील और आती है। आमेर उपखंड में एक तहसील और देखने को मिलेगी जिसका नाम आता है जालसू तहसील। तो मैंने आपको उपखंड कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। तहसील कितनी बताई है? जयपुर, सांगानेर, आमेर और जालसू। 4 जो है वो मैंने आपको तहसील के बारे में बता दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि और कौन कौन सी इसमें आ जाती हैं। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो पार्ट जो था वो यही था। अब आगे जो वो नॉर्मल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आगे हम बात करते हैं तो इसमें और कौन कौन से जो वो उपखंड और तहसीलें आती है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक जो आता है वो उपखंड आता है बस्ती। बस्ती और बस्ती में कौन कौन सी तहसीलें आती है? तो बस्ती और तुंगा। आप सभी को पता है कि एक तुंगा का जो वो युद्ध भी हुआ था, यानी कि तुंगा का युद्ध हुआ था, उसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। बस्ती और तुंगा जो आती है वो इसमें तहसील आ जाती है। और एक जो आता है वो चाकसू आता है, यानी कि एक उपखंड आता है चाकसू। इसमें तहसील कौन सी आती है? चाकसू। और एक आती है कोट खावदा, कोट खावदा। यानी कि चाकसू जो आता है वो उपखंड आता है जिसमें कि चाकसू और कोट खावदा जो तहसील आती है। एक उपखंड आता है जुमुआ रामगढ़, और जुमुआ रामगढ़ बांध और जुमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जो है उसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। जुमुआ रामगढ़ बांध, जुमुआ रामगढ़ बांध क्या, जुमुआ रामगढ़ उपखंड आता है। इसमें कौन कौन सी तहसीलें आ जाती हैं? तो इसमें जो आती है वो एक तो जुमुआ रामगढ़ आती है और एक जो आती है वो आंधी आती है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एक उपखंड आता है चोमू। और चोमू में तहसील कौन सी आती है? तो चोमू ही आती है। चोमू में एक स्थान आता है चौप, तो उसके बारे में भी आपको जो वो बताएंगे। नेक्स्ट आता है सांबर लेक, यानी कि जो 8वां उपखंड जो आता है उसका नाम आता है सांभर लेक। सांभर लेक जो आती है उसमें जो तहसील जो आती है वो फुल्लेरा आती है, फुल्लेरा। और इसका जो मुख्यालय जो आता है वो कहाँ पे आता है? तो सांभर लेक का मुख्यालय जो आता है, हेडक्वार्टर जो आता है वो सांभर लेक में ही रखा गया है। सांभर लेक। ठीक है, यानी कि सांभर लेक की जो तहसील जो आती है वो फुलेरा आती है और इसका हेडक्वार्टर सांभर लेक में रखा गया है। एक जो आती है उपखंड जो आता है वो माधोराजपुरा आता है, माधोराजपुरा। और इसकी जो तहसील जो आती है वो माधोराजपुरा ही आती है, माधोराजपुरा ही इसकी जो वो तहसील आती है। ठीक है, ये जो है वो 9वां हो गया है ना। यानी कि माधोराजपुरा एक उपखंड आता है और उसकी तहसील को मान लेना आप माधोराजपुरा आती है। एक आता है रामपुरा डाबिड़ी, यानी कि कुछ जो ऐसे हैं कि उपखंड के नाम पे जो वो तहसील है तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। रामपुरा डाबड़ी, तो रामपुरा डाबड़ी जो है वो उपखंड आता है और रामपुरा डाबड़ी जो आता है वही तहसील आता है। ठीक है, जैसे साइड में हूं तब आप ये सारे नोट्स या इनके जो सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो नोट कर लेना। एक आता है किशनगढ़ रेनवाल, 11वां आता है किशनगढ़ रेनवाल। और इसमें तहसील कौन सी आती है? तो किशनगढ़ रेनवाल जो है वो इसमें तहसील आती है। ठीक है, यानी कि किशनगढ़ रेनवाल आता है और किशनगढ़ रेनवाल इसमें तहसील आती है। एक जोबनेर आता है और एक यानी कि जोबनेरी तहसील आती है और जोबनेर जो है वो उपखंड आता है। 12वां जो आता है वो जोबनेर आता है। ठीक है, और इसमें तहसील कौन सी आती है? तो जोबनेरी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और जो आ जाता है वो शाहपुरा आता है, शाहपुरा उपखंड। ये हो गया हमारा 13वां शाहपुरा उपखंड और तहसील जो आती है वो भी शाहपुरा आती है। ठीक है, ये पूरा जो होता है वो कंप्लीट आप लिख लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको जो वो क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे जयपुर ग्रामीण के उपखंड और तहसीलों के बारे में। तो उपखंड इसमें जो वो 13 आते हैं, तहसील कितनी आती है? तो 18 तहसील आती है। उसमें जो वो जयपुर उपखंड के बारे में बात करें तो उसमें यह है जयपुर तहसील के नगर निगम जयपुर ग्रेटर हेरिटेज के भाग को छोड़कर शेष अतिरिक्त भाग जो आता है वो जयपुर उपखंड में शामिल किया जाता है और जयपुर तहसील में शामिल किया जाता है। जयपुर तहसील होगी सांगानेर और सांगानेर तहसील, जालसू तहसील।
जालसू तहसील आ जाती है आमेर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बस्ती जो आता है इसमें बस्ती तुंगा तहसील आती है। चाकसू उपखंड आता है, चाकसू और कोट खावदा ये इसमें तहसील आती है। जुम्मा रामगढ़ जो आता है वो जुम्मा रामगढ़ और आंधी ये इसमें तहसील आती है। चोमू चोमू जो आता है वो उपखंड आता है और चोमू इसमें तहसील आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सांबर लेक के बारे में तो फुलेरा जो आता है वो तहसील आ जाता है और इसका हेडक्वार्टर जो आता है वो सांबर लेक में ही आता है। माधोराजपुरा जो आता है वो माधोराजपुरा उपखंड आता है और माधोराजपुरा तहसील आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रामपुरा डाबड़ी के बारे में तो रामपुरा डाबड़ी तहसील और उपखंड ये सभी चीजें जो है वो आप नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे जयपुर ग्रामीण जिले के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में। यानी कि ये तो हमने इसकी बेसिक जानकारी जो थी वो ले ली। अब हम जो है उसके कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इसका उपनाम क्या जाता है। जयपुर ग्रामीण जिले का उपनाम क्या आता है तो इसको क्या कहा जाता है, परंपरागत व आधुनिकता का संगम। यानी कि परंपरागत व आधुनिकता का संगम जो होता है वो जयपुर ग्रामीण को कहा जाता है। और जयपुर ग्रामीण जो आता है इसमें एक स्थान आता है जिसका नाम चोमू आता है। ठीक है, अब हम एक स्थान को ले लेके जो है वो इसमें पढ़ेंगे चोमू। इसमें चोमू जो तहसील आती है और चोमू जो उपखंड जो आता है इसमें स्थित किलों को चोमुहागढ़ कहा जाता है। यानी कि जो चोमू जो आता है इसमें स्थित जो किले होते हैं, दुर्ग होते हैं, उनको चोमुहागढ़ के नाम से जाना जाता है। चोमुहागढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ राज्य की प्रथम आंवला मंडी स्थित है। तो ये जो चोमू स्थान जो आता है यहाँ पर राजस्थान की प्रथम आंवला मंडी जो आती है वो यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक स्थान आ जाता है जिसका नाम आता है फुलेरा। तो यहाँ पे जो एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज आता है फुलेरा। फुलेरा में जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड है। यानी कि फुलेरा जो एक स्थान आता है और यहाँ पर एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड आता है। यानी कि एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड आता है। एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो आता है वो कहाँ पे आता है तो एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो आता है वो फुलेरा में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक जो वो यहाँ पे डैम आता है जिसका नाम कानोता बांध आता है। कानोता बांध जो आता है वो मछली उत्पादन में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आता है। यानी कि कानोता बांध जो आता है यहाँ पर मछली उत्पादन का राज्य का सबसे बड़ा बांध जो आता है कानोता बांध आता है। मछली उत्पादन का सबसे बड़ा बांध जो आता है ये कानोता डैम आता है। ठीक है, आप ये सारे फैक्ट्स नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक जो है वो राज्य में जयपुर ग्रामीण जो आता है यहाँ पर अचरोल स्थान आता है। वहां पे लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यानी कि अचरोल कहाँ पे आ जाता है तो ये जयपुर ग्रामीण में आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया गया है तो लेजर कॉम्प्लेक्स। तो आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि लेजर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया गया है तो अचरोल जयपुर ग्रामीण में जो है वो लेजर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। एक आता है जोबनेर जो आता है यहाँ पर, इसके बारे में क्या फैक्ट्स बन जाते हैं तो जोबनेर जो आता है यहाँ की फूल पत्तियों की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक माता जी का मंदिर आता है, माता का मंदिर
खंगरोत खंगरोत राजपूतों की कुल देवी आती है। यानी कि जो ज्वाला माता का मंदिर जो आता है वो जोबनेर जयपुर ग्रामीण में आता है। ये ज्वाला माता जी जो आती है उनकी जो प्राचीन शक्तिपीठ ज्वाला माता का मंदिर यहाँ पे आता है। इनकी प्राचीन शक्तिपीठ यहाँ पे आती है, प्राचीन शक्तिपीठ यहाँ पर आती है, प्राचीन शक्तिपीठ यहाँ पे आती है। जोबनेर में खंगरोत राजपूतों की कुलदेवी आती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो एक माचेड़ी स्थान आता है, मानपुरा माचेड़ी में कॉमन एलिमेंट ट्रीटमेंट के लिए जो है जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक स्थान आता है सांबर। सांबर के बारे में जो आपने बहुत बार सुना है, आज पढ़ भी लेते हैं कि सांबर से क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट बोलते हैं इसको रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। देश के कुल उत्पादित नमक का 8.7% भाग 8.7% नमक उत्पादित होता है। यानी कि देश में जो है वो भारत देश में कुल उत्पादित नमक का 8.7% भाग नमक का उत्पादन जो है वो किस झील के द्वारा किया जाता है, तो वो हमारी सांबर झील के द्वारा जो इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सांबर झील जो आती है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आती है। और इस झील में जो है वो इस झील का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, यानी कि सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सांबर झील देश के कुल उत्पादित नमक का 8.7% भाग उत्पादित करती है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। यानी कि सांबर झील जो आती है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आता है कि सांबर झील जो आती है यहाँ के इसके बारे में भूगोलवेताओं के द्वारा इसको कृत्रिम व प्राकृतिक झील का दर्जा दिया गया है। यानी कि जो सांबर झील जो आती है उसको भूगोलवेताओं के द्वारा कृत्रिम या प्राकृतिक झील का प्राकृतिक झील का जो वो दर्जा दिया गया है। यानी कि भूगोलवेताओं के द्वारा इसको प्राकृतिक झील का दर्जा जो है वो सांबर झील को दिया गया है। प्राकृतिक झील का दर्जा सांबर झील को दिया गया है। यहाँ पे जो इस झील में 4 नदियां आकर गिरती हैं, तो सांबर झील में कितनी नदियां आकर गिरती हैं, 4 नदियां आकर गिरती हैं। 4 नदियां कौन कौन सी है, एक तो मेंथा नदी आ जाती है, एक रूपनगढ़ नदी आ जाती है, एक खारी नदी आती है और एक आ जाती है हमारी खंडेला नदी। मेंथा नदी आती है, रूपनगढ़ नदी आती है, खारी नदी आती है और खंडेला नदी आती है। ठीक है, ये 4 नदियां जो है वो सांबर झील में आकर जो है वो गिरती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ के जितने फैक्ट्स लिखने हैं तो ये हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक आता है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की हुई थी, स्थापना कब करी गई थी, 1964 में।
हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1994 करवाया गया था। यानी कि महाराजा माधो सिंह जो आते हैं उनके द्वारा शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और ये चाकसू जयपुर ग्रामीण में जो वो शीतला माता का मंदिर अब आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मंदिर सील की डूंगरी के ऊपर आता है। यह मंदिर सील की डूंगरी पर आता है। सील की डूंगरी और जितनी भी डूंगरी यहाँ पे आ जाती है उनके बारे में आपको अलग से पढ़ा देंगे। इनका जो पुजारी जो होते हैं, पुजारी कुम्हार जाति के पुजारी होते हैं। वाहन किसका होता है? तो गधा जो होता है वो इनका वाहन होता है। यानी कि शीतला माता का मंदिर जो आता है वो चाकसू में आ जाता है। इनका वाहन जो होता है वो गधा होता है। इनके पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। इनके मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण सप्तमी से लेकर अष्टमी तक जो है इसके मेले का आयोजन किया जाता है। यानी कि इनके मेले का आयोजन कब तक किया जाता है? तो मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी तक जो है इनके मेले का आयोजन किया जाता है। शीतला माता जो आती है इनको चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है। यानी कि शीतला माता मातेश्वरी के नाम से इनको जाना जाता है। मातेश्वरी के नाम से, ये नया क्वेश्चन पूछा गया था अभी। मातेश्वरी के नाम से जो वो इनको जाना जाता है। तो शीतला माता को जो है वो मातृ रक्षिका देवी के नाम से या मातेश्वरी के नाम से, यानी कि मातृ रक्षिका देवी के नाम से, मातृ रक्षिका देवी के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कि इनको चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है, मातृ रक्षिका देवी के नाम से जाना जाता है, चेचक रोग के निवारक देवी के नाम से जाना जाता है, बच्चों की संरक्षिका के नाम से जाना जाता है। तो इनको जो वो चेचक की देवी यानी कि चेचक रोग के निवारक की देवी के नाम से, चेचक रोग के निवारक की देवी, बच्चों की संरक्षिका के नाम से, बच्चों की संरक्षिका के नाम से इनको जाना जाता है। चेचक रोग के निवारक की देवी के नाम से जाना जाता है। महामाई के नाम से जाना जाता है। सेडल माता के नाम से जाना जाता है। इनको जो है वो महामाई के नाम से जाना जाता है। एक जो आता है वो इनको सेडल माता के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनको महामाई के नाम से जाना जाता है। सेडल माता के नाम से इनको जाना जाता है। पश्चिमी भारत के माई उपनाम जो है वो इनके नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी भारत में जो माई अनामा के नाम से इनको जाना जाता है, माई अनामा के नाम से। यानी कि पश्चिमी भारत में माई अनामा के नाम से जाना जाता है। यानी कि सेडल माता के नाम से जाना जाता है। मातृ रक्षिका देवी के नाम से इनको जाना जाता है। बांझ महिला पुत्र प्राप्ति के लिए जो है शीतला माता की पूजा करती है। और जो इनके संबंध में क्या फैक्ट्स बन जाता है? तो बांझ महिला पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। यानी कि बांझ महिलाएं जो होती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती हैं। शीतला माता के मंदिर का निर्माण महाराणा माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा, यानी कि फर्स्ट के द्वारा, तो महाराणा माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा जो वो शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे जो वो इनकी खंडित मूर्ति की जो वो पूजा की जाती है। यानी कि खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। यानी कि यहाँ पे जो वो खंडित प्रतिमा या खंडित मूर्ति की पूजा जो वो शीतला माता की जाती है। तो ये जो आ जाते हैं वो हमारे नॉर्मल से फैक्ट्स है, क्योंकि अभी तो जो वो जयपुर जिले में और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बचे हैं। तो हम जो वो कल अगली क्लास लेंगे तो उसमें हम जो वो डिस्कशन करेंगे। बाकी का अभी जो है वो आप इनके सभी के नोट्स बना लेना और पढ़ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।